हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, क्लास 10 का हम साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो हम कुछ क्वेश्चन साइंस में करवा चुके हैं, जिसमें से हम क्वेश्चन बताते जा रहे थे कि इम्पोर्टेंट कौन है। लेकिन आज हम स्पेशल बताने वाला ये हूँ कि जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सिर्फ वही क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। हम यहाँ VVI लिख लेंगे। आप लोग क्या करना है, कॉपी निकाल करके और सारे क्वेश्चन एवं आंसर को नोट करते जाना है, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। जहाँ तक हम किए थे वहाँ तक आप लोग को बता दिए थे, आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए हम आगे स्टार्ट करेंगे। यहाँ से कहाँ तक किए थे हम लोग? यहाँ तक हो गया था। यहाँ तक हो गया था। फिर ये आगे हम किए थे, इधर भी हो गया था। क्लोराइड, सिल्वर बॉटम, यहाँ तक भी कर लिए थे, यहाँ तक भी हम लोग कर लिए थे। चलिए नेक्स्ट, हम लोग वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, यहाँ तक भी कर लिए थे। तो ये VVI है, मोस्ट VVI, इसको भी नोट कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे जो इम्पोर्टेंट वही। फिर हम लोग यहाँ तक भी कर लिए थे, तो ये भी VVI है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए, इसको भी नोट कर लेना है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, इनमें से आगे हमारा इम्पोर्टेंट रहेगा ये भी VVI है। क्वेश्चन ये है, इसको हम पीछे बैक कर लेता हूँ। क्वेश्चन है कि कुछ दिनों तक खुला रहने पर चांदी की वस्तु काली क्यों हो जाती है, संबंधित परिघटना का नाम दीजिए। तो यहाँ बोल रहा है कि कुछ दिनों के बाद अगर हम चांदी को खुली अवस्था में छोड़ देते हैं तो उसमें काली परत चढ़ जाती है। क्या होती है देखिए, धातुएं जब चारों ओर की वस्तुएं जैसी नमी, अम्ल, गैस आदि से अभिक्रिया करती है तो संक्षारित हो जाती। इस परिघटना को संक्षारण कहते हैं। और चांदी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर ऑक्साइड की परत बनाती है जो रंग काला हो जाता है। याद रखना, जब भी चांदी को बहुत दिनों के बाद चांदी देखते हैं, देखना अगर आपके कोई घर में चांदी का कोई भी गहना वगैरह पहना होगा तो देख लेना वहाँ कि तो बहुत दिन हो गया होगा, तो उसमें काली परत जैसा दिखाई देता है। तो काली परत जो होती है वो क्या होती है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि चांदी में जो काली परत चढ़ जाती है उसे क्या कहते हैं, कि क्या हो जाती है, तो सिल्वर ऑक्साइड बन जाती है। चांदी ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो सिल्वर ऑक्साइड बन जाती है, वही होता है काली परत। याद रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है और सब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो बहुत इम्पोर्टेंट, इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, इसको भी VVI लिख लेना कि शोषण को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन करना है। तो शोषण को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया दो कारणों से कर सकते हैं। पहला कारण है कि शोषण क्रिया में होने वाली अभिक्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीजन से संयुक्त कर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। जैसे शोषण लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, जानते हैं, और जल बनाता है। तो जब ग्लूकोज को जब हम शोषण के ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में दो कारण यही बोला है कि जब हम अभिक्रिया ग्लूकोज के करते हैं, मतलब एक सूर्य की प्रकाश की, जैसे हम लोग पढ़े हैं कि क्या पढ़े हैं, ये ग्लूकोज के, जब ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, 6H12O6 होता है। तो ये बना लेता है, वही बोल रहा है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन से संयोग जब करता है O2 से, ऑक्सीजन से, तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल का निर्माण करता है। याद रखना, तो इसलिए इम्पोर्टेंट, या तो इस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा मुक्त होता है, ऊष्मा क्या होता है, मुक्त होते जाता है ना। तो इसलिए इसे, जिससे हम लोग सांस लेते हैं, तो इसलिए ऊष्मा, इसको क्षेपी कहा गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसी क्वेश्चन सिर्फ देखेंगे। तो सबसे पहले ये भी क्वेश्चन हम बोले थे, देखिए
ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये एग्जाम में 100% पूछेगा। ये वाला VVI लिख लेना। बोला है, इसको हम थोड़ा कम कर लेते हैं, लाल थोड़ा रेड कर लेते हैं। देखिए ये जो है, ये विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, ये भी लिख लीजिएगा, एग्जाम में 100% पूछ सकता है। तो विस्थापन अभिक्रिया जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील को तत्व उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। मतलब जिसमें ज़्यादा रहता है वो जो कम होता है उसके साथ विस्थापित हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, विस्थापन। और द्विविस्थापन क्या होता है, जो द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, पहले हम डिस्कस भी कर चुके हैं। तो आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन में अभिक्रिया, देखिए जेड आयन अकेला था, एक कम था, तो ये इसके साथ मिल गया, जिंक क्लोराइड बन गया। मतलब कम वाला ज़्यादा तत्व दे दिया और ज़्यादा वाला कम हो गया, यही बोला गया है। या तो एक उदाहरण ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखिए जिंक अकेला था तो क्लोराइड के साथ मिल गया, और कॉपर यहाँ साथ में था तो कॉपर अकेला हो गया। बस ये नोट याद रखना, जो हम बोल रहे हैं वही पॉइंट आपको याद रखना है। अगला है देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो था HCl, ध्यान देना यहाँ आयनों का आदान प्रदान कैसे हुआ है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड था और HCl था, तो यहाँ देख सकेंगे कि उत्पाद जब बनाया सोडियम और Cl आ गया, यानी Na और Cl एक साथ हो गया, और जो OH था और यहाँ H, तो OH और प्लस H जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 2H हुआ H2O, तो जल बना दिया। तो आयनों का आदान प्रदान हुआ, मतलब ये था इसके साथ, ये हो गया इसके साथ, ये था क्लोरीन के साथ, ये हो गया ऑक्सीजन के साथ, मतलब आयनों का आदान प्रदान हुआ, एक लिया तो दिया, है ना, याद रखना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बस वही हम देखेंगे, और ये निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। या तो हम नहीं ये कहेंगे कि इन्हीं में से पूछेगा, मतलब संतुलित करने वाला समीकरण कहीं से भी आ सकता है, या तो ये वाला भी पूछ दे, ये वाला भी पूछ दे। तो ध्यान देना है संतुलित करने के लिए। अगर संतुलित नहीं जानते हो तो हम वीडियो बना चुके हैं, अलग से देख लेना, संतुलित जैसे थंबनेल में लिखा होगा उस वीडियो को देख लेना इसी चैनल पे। चलिए आगे हम देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट वही देखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ तक था हमारा संतुलित, ठीक है, तो हो गया। अब आगे है क्वेश्चन क्या, और ये भी नहीं बताइए, तो इसका आंसर यहाँ हो गया। क्वेश्चन इसका देखते हैं, इसका क्वेश्चन कहाँ है, 12 13 का ये 14 ठीक है, वो आगे फिर जाना होगा ना। एक देखिए ये भी इम्पोर्टेंट, अगर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। अगर ये तो पूछबे करेगा, हम बता रहा हूँ 100% इस तरह से पूछता है, और इस तरह से भी पूछ सकता है, लेकिन शायद में 1-2 करेगा, ज़्यादा नहीं। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, या तो सब्जेक्टिव में भी इम्पोर्टेंट है, उसमें भी पूछ सकता है 2 नंबर के लिए। तो निम्न कथनों के रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना भी है और उसे संतुलित भी करना है। जैसे यहाँ नाम सिर्फ लिखा है, हमें अपने से संकेत में लिखना है। जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन बोल रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस संयोग करके अमोनिया बनाता है। देखो नाइट्रोजन यानी N2 प्लस हाइड्रोजन H2 एरो क्या बनाया, अमोनिया। अमोनिया का सूत्र याद रखना होगा, क्या होता है, NH3, तो ये होता है NH। अब संतुलित करना है, देखिए नाइट्रोजन 2, तो नाइट्रोजन 2 दे देता हूँ, हो गया। अब नाइट्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 6, तो यहाँ 3 लगा देता हूँ। देखो हाइड्रोजन 6 नाइट्रोजन 2, तो हमारा संतुलित भी हो गया। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, तो ये इम्पोर्टेंट है, देखिए यहाँ बनाया गया है, देखिए है NH3 है, यहाँ 2 नाइट्रोजन बढ़ा दिया, तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन यहाँ 2 नाइट्रोजन 2, तो नाइट्रोजन 2 यहाँ लगा था पहले से, और देखो हाइड्रोजन यहाँ 6 हो गया, तो हाइड्रोजन वहाँ 6 होगा,
मतलब जिसे हम बोले कि नाइट्रोजन, पहले बोला हाइड्रोजन H2 प्लस नाइट्रोजन N2 बना अमोनिया यानी NH3। देखिए हाइड्रोजन 3 है, अगर 2 नाइट्रोजन 2 हो गया तो हाइड्रोजन 6 हो गया, हाइड्रोजन 6 इस तरह से बना दिया। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इनमें से भी पूछ सकता है, मतलब 1 2 रहेगा, ये भी नोट कर लीजिएगा। ये भी आई, ये भी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो इम्पोर्टेंट, बस सिर्फ वही देख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये बहुत बार भी पूछा गया एग्जाम में ये वाला, ये इसलिए इसको बोलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बोला कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में अक्सर पूछ देता है, इसे नोट कर लीजिएगा। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणु बराबर होते हैं उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ना उसमें ह्रास होता है ना उसमें वृद्धि होता है, उसे संतुलित कहते हैं। लेकिन रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान ना बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब ये बोल रहा है कि ह्रास नहीं हो सकता है ना वृद्धि हो सकता है। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया में प्रत्येक तत्व के परमाणु के कुल संख्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए, इसलिए एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आगे हम देखेंगे, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट वही देख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। संचारण से पूछ सकता है, लेकिन विकृत गंधिता इंपॉर्टेंट नहीं, संचारण वाला टिप्पणी याद कर लेना ये। इसके बाद आगे हम लोग उष्मा क्षेपी उष्मा शोषी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये भी लिख लीजिएगा, है ना। इम्पोर्टेंट, ये सारे इम्पोर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं बोलना कि सभी बता रहे हैं, हम सब बता रहा हूँ, लेकिन क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। इसके बाद तेल रासायनिक खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, ये भी आ जाता है, अगर 5 नंबर में आ जाए तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ तक ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब आ जाते हैं अम्ल, क्षार और लवण के बीच में। तो इनमें से इम्पोर्टेंट क्या है हम इसमें चेक करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव, पहले सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आप लोग को मैं ये कहना चाहूँगा कि पीएच जो स्केल होता है, पीएच जो स्केल है उसके बारे में आपको पहले से अच्छा से नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 भाग में पीएच स्केल मापा जाता है, एक अम्ल में और एक क्षारक में, जिसे हम एसिड बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि हमारा उदासीन जो होता है हमेशा 7 होता है, और 7 से अधिक आ जाएगा तो क्षारक बन जाएगा, और 7 से कम हो जाता है तो अम्ल होता है। मतलब पीएच मान, जैसे बात करेंगे कि शुद्ध यानी उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो याद रखना, जैसे हम लोग फल वगैरह खाते हैं, अगर मान के चलिए आम है, इमली है, नींबू है, तो खट्टा लगता है, क्यों? क्योंकि इसमें अम्ल पाया जाता है। अम्ल यानी पीएच मान जो होगा 7 से कम होगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि खट्टे पदार्थों में पीएच मान कितना होता है, तो ऑप्शन रहेगा 7, 7 से कम, 7 से अधिक, या इनमें से कोई नहीं, इस तरह से ऑप्शन दिया जाएगा। तो आपको मारना है 7 से कम, तो खट्टा होता है, और जो कड़वा लगता है वो 7 से अधिक होता है, वो हमारा क्या होता है, क्षारक होता है। इतना नॉलेज आप लोग को रखना है, इसलिए पीएच स्केल, और पीएच स्केल में भी ये याद रखना है ये याद रखना है कि अम्ल यहाँ एक दुर्बल अम्ल होता है और एक प्रबल अम्ल होता है, ये याद रखना है। और क्षारक में भी एक दुर्बल क्षारक होता है और प्रबल क्षारक होता है, और कहाँ से कहाँ तक उसको भी आप लोगों को नोट रखना है। चलिए आगे देखेंगे। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि फर्स्ट जो है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा। तो याद रखिएगा, लाल लिटमस है क्षारक, नहीं अम्ल है, नीला कर दिया यानी क्षारक बना दिया, तो क्षारक बनाए 7 से अधिक, समझ लीजिए ऑप्शन देखो 7 से अधिक जो होगा वही हमारा करेक्ट आंसर है। देखो 7 से अधिक कौन है, 10 है। और यही अलग क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि नीला लिटमस को लाल कर देगा तो 7 से
कम रहेगा, यानी 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, ये सारे क्या है, नीला को लाल कर दिया, लाल को नीला कर दिया। लाल को नीला करेगा तो क्षारक और नीला को लाल करेगा तो अम्ल। इतना आप लोग को याद रखना है। तो सारे ऑब्जेक्टिव लिख लेना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा कठोर होता है, ये याद रखना है। तो पानी के साथ संयोजन या पानी दोनों कार्बन डाइऑक्साइड देना या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयोजन, तो जल के साथ संयोजन होता है तब प्लास्टर ऑफ पेरिस एक हार्ड कठोर बन जाता है। जैसे किसी की हड्डी टूटती है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, जिसके हाथों में पैरों में बांध दिया जाता है, पत्थर जैसा हो जाता है ना, कठोर। देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया है कि इमली में पाए जाने वाला अम्ल क्या है। इमली में पाए जाने वाला अम्ल क्या है, तो हम जानते हैं कि इमली खट्टा होता है तो अम्ल होगा, लेकिन कौन सा अम्ल, टार्टरिक अम्ल होगा। ये याद रखना आप लोग को, छोटा छोटा सवाल है वैसे भी। चलिए हम लोग आप देखेंगे सब्जेक्टिव में अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग देखने वाले। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ये याद रखना कि CaOCl2 यौगिक का नाम क्या होता है, व्यंजक चूर्ण, है ना। तो ये याद रखना है। इसके बाद आगे देखेंगे, इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे 4 तक हो गया, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन, गिव टू एग्जाम्पल। 4 इधर, चांदी के वंश में उपस्थित अम्ल नाम बताइए। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, चांदी वाला, ये VVI लिख लेना। आगे हम लोग देखेंगे अतु लघु उत्तरीय प्रश्न, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा। हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको भी नोट कर लीजिएगा। क्या बोला है कि आश्रित जो जल होता है विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है। तो हम जानते हैं कि वर्षा जल जो होता है भारत में या तो पूरे विश्व में, धरती में ये भी बात कर सकते हैं कि धरती में बहुत सारी फैक्ट्रियां लगी हुई है ना, गाड़ियां चलती है, तो सबके जो धुएं निकलती कहाँ जाती है, वातावरण में, और बहुत सारे वातावरण में जा कर के क्या होता है, अम्ल बन जाते हैं बहुत सारे, जैसे बहुत सारे गैसे का, केमिकल का जा कर के मिल जाता है, तो वो सारे उसमें मिलावट हो जाता है, जिसके कारण उसमें क्या होता है, आयन पाए जाते हैं, इसलिए उसमें करंट उत्पन्न होता है। लेकिन यही आश्रित जल, अगर शुद्ध जल करंट उत्पन्न नहीं करता है, यही क्वेश्चन बोला है। तो यहाँ आश्रित जल शुद्ध होते हैं जिसमें आयन नहीं बनता है, परंतु विद्युत का चालन अपने द्वारा होता है। वर्षा के जल में थोड़ी आयन मात्रा में होती है, वही बोल रहा है कि थोड़ी मात्रा में अम्ल होते हैं, क्योंकि वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन गैस जल में मिलकर इसे अम्लीय बना देता है, जो H+ आयन उत्पन्न करते हैं, जो विद्युत का चालन करते हैं। H+ क्या विद्युत का चालन करते हैं, यही हम बताएं, बस इम्पोर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। इसके बाद आगे देखेंगे जो इम्पोर्टेंट, बस वही हम देख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जल के अनुपस्थिति में जल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता, ये तो पूछ सकता है। यहाँ आगे ताजे दूध के pH का मान 6 होता है, दही बन जाए इसके pH के मान में क्या परिवर्तन होता है अपने उत्तर में। तो ये भी इम्पोर्टेंट, इसको भी नोट कर लीजिएगा। देखिए दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसके कारण इसका pH मान 6 से कम हो जाता है। जो क्या हो रहा है वही बोलेंगे कि दही बन जाने पर इसका pH मान में परिवर्तन क्या होता है, वही 6 से कम हो जाएगा, क्योंकि दूध जो होता है उसमें अम्ल नहीं होता है। जब ये रख देते हैं तो उसमें क्या होता है, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है, जिसके कारण दही बन जाती है। इसके बाद आगे हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट, बस नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक सोडियम हाइड्रोजन को गर्म करने पर क्या होता है इस सभी क्रिया में, ये तो एग्जाम्पल। ये किधर के, हाँ ये वाला आप लोग को याद रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लें, ये वाला, ये VVI है, ये वाला याद रखना आप लोग को। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र भी पूछ सकता है, यहाँ दिया गया है
है ना। चलिए जो इम्पोर्टेंट वही हम देख रहे हैं। इसके बाद ठीक है, आगे हम लोग देखने वाले हैं अम्ल के उत्पन्न के समय या क्यों अनुसरण करते हैं कि अम्ल का जल चाहे ना कि जल का अम्ल में। ये भी VVI ये 5 नंबर में पूछ सकता है, इसको नोट कर लीजिएगा सारे क्वेश्चन। इसके बाद 10 हो गया। आगे हम लोग देखेंगे थोड़ा धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख, ये भी लिख लेना, ये भी VVI है, इसको भी VVI। यहाँ बोल रहा है कि धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताना है। तो धोने का सोडा का 2 प्रमुख उपयोग क्या बोला, कांच, साबुन तथा कागज उद्योगों में होता है और घरों में साफ सफाई के लिए होता है। लेकिन बेकिंग सोडा क्या होता है, अम्ल अग्निशामक, खाने चीज़ों के मुलायम तथा स्पंजी बनाने में किया है। जैसे पकौड़ी वगैरह खाता होगा तो उसमें सोडा मिलाया जाता है ना। चलिए आगे इधर हम लोग देखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट, इसको भी नोट कर लीजिए। ये ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, ये वाला इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे ये निम्न अभिक्रिया के लिए सब समीकरण लिखे तथा उसके बाद संतुलन लिखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। जितना बता रहा हूँ आप लोग को नोट करते जाना है। यौगिकों में विलयन अम्लता में अभिलक्षण क्यों नहीं होता है, ये भी नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है ध्यान दीजिएगा। आप लोग को अब पढ़ाई ढंग से करना है, अगर समय बर्बाद करोगे तो आपका रिजल्ट खराब आएगा, इसलिए अभी समय के साथ पढ़िए। चलिए हम लोग 2 चैप्टर तक आज देखेंगे और देख लिए। अगले चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और हम अलग से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख करके बताएंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब एग्जाम में कितना बार पूछा गया है ना। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग क्या करना है, इस सारे को नोट कर लेना है जितने सारे क्वेश्चन है, और अच्छे से ढंग कीजिए, पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और रंग लाइए, अपने आप में प्राउड कीजिए कि हम अच्छे नंबर लाएंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।